वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कल की क्लास में, हाँ भाई सबको गुड मॉर्निंग सबको गुड मॉर्निंग। तो कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन और अपचयन यानी कि रिडक्शन के बारे में हमने पढ़ा था। किस आधार पर पढ़ा था, सबसे पहले ऑक्सीजन के संयोग और वियोजन के आधार पर, हाइड्रोजन के संयोग और वियोजन के आधार पर। इसके बाद हमने पढ़ा था धन विद्युतीय तत्वों के संयोजन एवं वियोजन के आधार पर, ऋण विद्युतीय तत्वों के संयोजन एवं वियोजन के आधार पर। इसके बाद हमने पढ़े थे इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं के बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, तो लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे, आवर्त सारणी के 1 से 30 तक के तत्वों को बोर्ड पे लिखेंगे। आप मेरे साथ उनको रिवाइज करोगे और साथ में अपनी नोटबुक में लिखते चले जाओगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम मैं सबसे पहले आपको लिख देता हूं। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। ठीक है, तो अभी जो आपका टॉपिक चल रहा था वो रासायनिक अभिक्रिया ही चल रहा है। ठीक है, यानी कि केमिकल रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे तत्वों के बारे में, आवर्त सारणी के कौन कौन से 1 से 30 तक के, जैसा कि हम रोजाना करते हैं। तो मेरे साथ स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले 1 परमाणु क्रमांक होता है हाइड्रोजन का, 2 परमाणु क्रमांक होता है हीलियम का, 3 लिथियम, 4 पर आता है बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, 10 पर आता है नियोन, उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और 14वें नंबर पर आता है सिलिकॉन, 15वें नंबर पर फास्फोरस, 16वें नंबर पर सल्फर और 17वें नंबर पर क्लोरीन। ठीक है, 18वें नंबर पर आर्गन, 19वें नंबर पर पोटेशियम, 20वें नंबर पर कैल्शियम, 21वें नंबर पर स्कैंडियम, 22 परमाणु क्रमांक होता है टाइटेनियम का, 23 होता है वेनेडियम का, 24 परमाणु जो क्रमांक होता है वो क्रोमियम का होता है, 25 होता है मैंगनीज, 26 होता है आयरन का, 27 जो परमाणु क्रमांक होता है कोबाल्ट का, 28 निकेल का, 29 परमाणु क्रमांक होता है कॉपर का और 30 होता है जिंक का। ठीक है, तो आपको किस तरह से याद रखने है ही लाई बैफ के नॉफ, इसके बाद नियोन को अलग किया, नामागल सिप्सकल, इसके बाद आर्गन को अलग किया, उसके बाद ककास्टिव, यहाँ से किरमन, फिकोनी और कजन। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखने। और मैंने आपको यह भी बताया था कि आपको डायरेक्टली ही याद होने चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए, और यदि आपसे डायरेक्ट याद नहीं हो रहे हैं तो आप इनको लिखने का तरीका याद रख सकते हैं, यानी कि कोई ना कोई टेक्निक से याद रख सकते हैं। मैंने बताया उस तरह से या फिर अपने अनुसार कोई भी टेक्निक आप बना सकते हैं। ओके, तो मेरे साथ एक बार रिवाइज कीजिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। ठीक है, ये आपको इस तरह से याद रखने हैं। ओके, अब आते हैं अपने टॉपिक पर। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, इस अभिक्रिया के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। इसको कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो जब हमने केमिस्ट्री की शुरुआत की थी यानी कि चैप्टर नंबर 5, तो उसमें अम्ल और क्षार पढ़ाए थे मैंने, तब मैंने आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में बताया था। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में होता क्या है, जब अम्ल तथा क्षार मिलकर लवण एवं जल का निर्माण करते हैं।
निर्माण करते हैं। तो यह अभिक्रिया कहलाती है उदासीनीकरण, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहलाती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे एक अम्ल ले लेते हैं HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक क्षार ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। इनकी जब आपस में क्रिया होती है तो निर्माण होता है सोडियम क्लोराइड का यानी कि NaCl, और साथ में जल के अणुओं का भी निर्माण होता है। तो ये जो अभिक्रिया होती है ये एक उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। लेकिन इसमें क्या है, ये है प्रबल अम्ल, ये है प्रबल क्षार। इनके बारे में मैंने आपको बता रखा है कौन कौन से प्रबल अम्ल होते हैं, कौन कौन से प्रबल क्षार होते हैं। ठीक है, यहाँ पर निर्माण होता है लवण का। ठीक है, और ये हो गया जल। होता क्या है, जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलकर जो लवण बनाते हैं तो लवण होता है उदासीन। कैसा होता है, उदासीन लवण का निर्माण होता है, क्योंकि जो प्रबल अम्ल होते हैं वो पूरी तरह से जल में अपने आयनों में विघटित हो जाते हैं। उसी प्रकार से जो प्रबल क्षार होता है वो पूरी तरह से अपने आयनों में विघटित हो जाता है। यानी कि इस प्रबल अम्ल में जो हाइड्रोजन आयन होते हैं और प्रबल क्षार में जो हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं यानी कि OH- आयन होते हैं, इन दोनों की जो मात्रा होती है, इन दोनों की जो मोल होते हैं, ठीक है, वो कैसे रहते हैं, समान रहते हैं। कैसे रहते हैं, समान रहते हैं। इसी कारण यह विलयन कैसा होता है, उदासीन होता है और उदासीन लवण का निर्माण करता है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल मिलकर एक लवण का निर्माण करते हैं जो उदासीन लवण होता है। इस उदासीन लवण की pH होती है 7। कितनी होती है, pH 7 होती है। यदि pH 7 से कम हो जाती है तो कोई भी विलयन कैसा हो जाएगा, अम्लीय, और यदि pH 7 से ज्यादा हो जाती है तो कोई भी विलयन कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर पहला केस की बात की कि अम्ल है वो प्रबल है, क्षार है वो कैसा है, वो भी प्रबल है, और लवण का निर्माण होता है कैसा, उदासीन लवण का निर्माण होता है। यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन ये वाले और हाइड्रोजन आयन दोनों की सांद्रता कैसी रहती है, बराबर रहती है, इसलिए बनने वाला जो लवण है वो कैसा रहता है, उदासीन रहता है। ठीक है, अब दूसरे केस में हम बात करते हैं, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। इस उदासीनीकरण अभिक्रिया में कोई भी अम्ल जब क्षार से मिलेगा तो लवण और जल का निर्माण होगा। तो दूसरा केस हम पढ़ते हैं, जब प्रबल अम्ल की क्रिया जब किससे होती है, दुर्बल क्षार से होती है। ठीक है, और तब भी क्या बनते हैं, लवण बनते हैं, और साथ में जल के अणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, इसकी एक रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पर प्रबल अम्ल मैंने ये ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दुर्बल क्षार मैंने आपको बताया था दुर्बल क्षार के बारे में भी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक दुर्बल क्षार होता है। ठीक है, NH4OH ये क्या होता है, एक दुर्बल क्षार होता है। जब ये आपस में क्रिया करते हैं तो उदासीनीकरण क्रिया होती है और निर्माण हुआ किसका, लवण का और जल का। इससे जो लवण बनता है वो बनता है NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड, और साथ में निर्माण होता है जल के अणुओं का। ठीक है, यहां पर हमने किसकी क्रिया कराई है, प्रबल अम्ल की क्रिया कराई है। किसके साथ हुई है, दुर्बल क्षार के साथ क्रिया हुई है। तो यहां पर आप देख लीजिए, प्रबल अम्ल में क्या होगा, H+ आयन की सांद्रता होगी, दुर्बल अम्ल में क्या होगा, OH- आयन की सांद्रता होगी। लेकिन सॉरी ये क्या है, दुर्बल क्षार में क्या होगी, OH- आयन की सांद्रता होगी। लेकिन होता क्या है, जो दुर्बल क्षार होता है, तो दुर्बल क्षार होता है वह पूरी तरह से अपने आयनों में विघटित नहीं होता है, यानी कि इसकी थोड़ी सी मात्रा होती है वो विलयन में पाई जाती है। तो इसका मतलब क्या होता है, जो हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं यानी कि दुर्बल क्षार के विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं वो पूरी तरह से नहीं पाए जाएंगे, यानी कि कुछ मात्रा होगी वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की किसमें पाई जाएगी, विलयन में पाई जाएगी। तो इसका फर्क क्या पड़ता है, इसका फर्क यह पड़ता है कि HCl तो पूरी तरह से वियोजित हो जाएगा, लेकिन NH4OH है वो पूरी तरह से वियोजित नहीं होगा। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है वो बजाय ज्यादा रहती है किससे, हाइड्रोक्सिल आयन से। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्यादा होगी, हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे विलयन में, और हाइड्रोक्सिल आयन होंगे वो विलयन में कम होंगे, क्योंकि यह जो क्षार होता है वो दुर्बल होता है और पूरी तरह से अपने आयनों में नहीं टूटता है, यानी कि पूरी तरह से यह हाइड्रोक्सिल आयन में नहीं टूटता है। जब H+ आयन की सांद्रता ज्यादा होगी तो जो बनने वाला जो लवण होगा वो किस प्रकृति का होगा, वो अम्लीय प्रकृति का होगा। कैसा होगा,
अम्लीय प्रकृति का होगा और जिसकी जो पीएच का मान होगा वो कैसा होगा, 7 से कम होगा। ठीक है, तो इसी कारण जो लवण बनता है वो अम्लीय प्रकृति का बनता है। ओके, तो ये हो गए, हमने एक केस देख लिया प्रबल अम्ल प्रबल क्षार का, दूसरा केस देख लिया हमने प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार का। अब हम तीसरा केस देखते हैं कि जो अम्ल होगा वो तो होगा दुर्बल और क्षार होगा वो होगा प्रबल। ठीक है, तो ये मैं रफ कर देता हूं और उसके बाद हम अगला केस पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो मैंने आपको 2 केस पढ़वा दिए थे। पहला प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से क्रिया करता है, प्रबल क्षार से क्रिया करता है और उदासीन लवण और साथ में क्या बनाता है, जल बनाता है। दूसरा केस मैंने क्या बताया था कि प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार से क्रिया करता है और अम्लीय लवण बनाता है और साथ में क्या बनाएगा, जल तो बनाएगा ही। ठीक है, अब हम तीसरा जो केस पढ़ने वाले हैं उसमें क्या है, दुर्बल अम्ल जब प्रबल क्षार से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण तो बनाता है। कौन सा लवण बनाता है वो हम देखेंगे, साथ में जल के अणु का निर्माण होगा। ओके, तो इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। दुर्बल अम्ल लेना है हमको, तो दुर्बल अम्ल हो गया एसिटिक अम्ल CH3COOH। ये क्या है, एसिटिक अम्ल। ये किसमें पाया जाता है, ये सिरका में पाया जाता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, और ये एक दुर्बल अम्ल होता है। कैसा होता है, एक दुर्बल अम्ल होता है। इसकी क्रिया जब किससे करवानी है, प्रबल क्षार से करवानी है। तो प्रबल क्षार क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या हो गया, एक प्रबल क्षार हो गया। ठीक है, जब एक दुर्बल अम्ल की क्रिया एक प्रबल क्षार से करवाई जाती है तो क्या बनता है, देख लेते हैं। यहां पर इसको आप वियोजित कर लीजिए, CH3COO- और H+। ठीक है, इस तरह से ये आयनों में टूटेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो Na+ और OH- के आयनों में टूट जाता है। लेकिन होता क्या है, जो एसिटिक अम्ल होता है वो एक दुर्बल अम्ल है। तो दुर्बल अम्ल होता है वो अपने विलयन में पूरी तरह से आयनित नहीं हो पाता है, यानी कि यह CH3COO- और H+ के आयनों में पूरी तरह से वियोजित नहीं होगा, यानी कि टूटेगा नहीं, अपघटित नहीं होगा। इसकी थोड़ी बहुत मात्रा होती है वो विलयन में शेष रह जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जो एसिटिक अम्ल में जो हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है वो बजाय किसके, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो एक प्रबल क्षार होता है जो पूरी तरह से अपने आयनों में टूट जाएगा। तो इसमें उपस्थित हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH- आयन की सांद्रता से क्या होगा, कम हो जाएगा, यानी कि H+ आयन की जो सांद्रता है वो कम हो जाएगी बजाय किसके, OH- की सांद्रता के। क्यों, क्योंकि इसमें यदि हम 1 मोल एसिटिक अम्ल लेते हैं और 1 मोल क्या लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, तो हमने क्या लिया, पदार्थ की मात्रा कैसी है, दोनों की बराबर है। यानी कि दुर्बल अम्ल की और प्रबल क्षार की पदार्थ की मात्रा दोनों की बराबर है। लेकिन जो दुर्बल अम्ल होता है वो पूरी तरह से अपने आयनों में नहीं टूटेगा, यानी कि ये सोच लीजिए कि ये 0.75 यदि ये अपने आयनों में टूट जाता है और 0.25 के रूप में ये रहता है, एसिटिक अम्ल खुद बनाए रहता है। ठीक है, लेकिन ये पूरा का पूरा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है पूरा का पूरा 100% अपने आयनों में टूट जाएगा, यानी कि यहाँ पर 100% क्या है, OH- आयन है। और यहाँ पर 0.75 कितने, 75, तो 0.75 क्या है, यानी कि यहाँ पर ओनली 75% क्या है, H+ आयन है। तो कौन से आयन की सांद्रता ज्यादा है भाई, तो OH- की जो सांद्रता है वो H+ आयन से ज्यादा होने वाली है। जब OH- आयन की सांद्रता H+ से ज्यादा हो जाएगी तो बनने वाला जो लवण होगा वो क्षारीय प्रकृति का होगा। कैसी प्रकृति का होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। तो यहां पर हमने जो ये रिएक्शन लिखी है,
यहाँ पर क्या है, एसिटिक अम्ल जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करता है तो निर्माण किसका करेगा, सोडियम एसीटेट CH3COONA, और साथ में बनेगा जल। ये क्या होता है, सोडियम एसीटेट। ये क्या होता है, एक क्षारीय प्रकृति का लवण होता है। ठीक है, अब ये बना कैसे, CH3COO- Na प्लस के साथ संयोग करता है तो सोडियम एसीटेट का निर्माण होता है। ठीक है, यहां पर जो H प्लस आयन होता है, क्या H प्लस आयन, ठीक है, ये संयोग करता है OH माइनस आयन के साथ, किसके साथ, OH माइनस आयन के साथ संयोग करता है तो निर्माण होता है H2O का, यानी कि जल के अणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये हो जाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया के तीनों केस। ठीक है, एक चौथा केस होता है जिसमें दुर्बल अम्ल होगा, दुर्बल क्षार होगा तो वो उदासीन नहीं होगा। ठीक है, तो वो केस एक बनता नहीं है। आपकी बुक में 3 केस दे रखे हैं, कौन कौन से, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से उदासीन लवण बनेगा, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से अम्लीय लवण बनेगा, और दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से क्या बनेगा, क्षारीय लवण बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपको मैंने सबकी आपको एक एक रिएक्शन बता दी है, ये आपको याद रखना है, और ये हो जाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी कि न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन होती है वो कंप्लीट। ठीक है, अब जो अपना नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाला है वो है उत्प्रेरक यानी कि कैटालिस्ट। अब तक हम पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रियाएं, तो रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन वाला जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट टॉपिक अपना बचा है उत्प्रेरक क्या होता है, यानी कि कैटालिस्ट किसे कहा जाता है, इसके टाइप के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो मैं ये रफ करता हूं और ये पढ़ते हैं हम उत्प्रेरक क्या होते हैं। ठीक है, तो आज की जो अपनी क्लास का जो नेक्स्ट टॉपिक है उत्प्रेरक, इसको इंग्लिश में कहा जाता है कैटालिस्ट। ठीक है, तो आखिर उत्प्रेरक होते क्या हैं, तो उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति को तो परिवर्तित कर देते हैं लेकिन इनमें खुद में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि ये खुद अपरिवर्तित रहते हैं, तो ये पदार्थ कहलाते हैं उत्प्रेरक। ठीक है, तो उत्प्रेरक की डेफिनेशन क्या होगी, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की गति या वेग में परिवर्तन कर देते हैं, किंतु स्वयं यानी कि खुद अपरिवर्तित रहते हैं, यानी कि खुद नहीं बदलते हैं, तो वे पदार्थ क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं, यानी कि कैटालिस्ट कहलाते हैं। एवं यह जो क्रिया हुई है, एवं यह क्रिया यानी कि उत्प्रेरक वाली जो क्रिया होती है उत्प्रेरण कहलाती है, यानी कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को परिवर्तित कर देते हैं लेकिन खुद अपरिवर्तित रहते हैं वो पदार्थ कहलाते हैं उत्प्रेरक, और यह क्रिया कहलाती है उत्प्रेरण कहलाती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने आपको मंद अभिक्रिया का एक उदाहरण करवाया था, पोटेशियम क्लोरेट। क्या होता है, पोटेशियम क्लोरेट यानी कि KClO3। पोटेशियम क्लोरेट का जब क्या करवाया जाता है, तापीय अपघटन करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है, तापीय अपघटन करवाया जाता है। ठीक है, इसको गर्म करते हैं तो निर्माण होता है पोटेशियम क्लोराइड का और साथ में ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ठीक है, किसका निर्माण होता है, पोटेशियम क्लोराइड का और साथ में ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो ये क्या अभिक्रिया संतुलित है, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन 3, यहाँ पर 2 हैं, तो बात बनेगी नहीं। यदि यहाँ पर 3O2 कर देते हैं तो 3 दूनी 6 और यहाँ पर 2 लगा देते हैं, ठीक है, तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर पोटेशियम कितने यानी KCl कितना है, 2 है, यहाँ पर KCl कितने हैं, 2। तो इस प्रकार से यह अभिक्रिया संतुलित हो जाती है। तो इसमें हुआ क्या है, जब पोटेशियम क्लोराइड का तापीय अपघटन करवाया जाता है और पोटेशियम क्लोराइड के साथ ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ठीक है, यदि इस अभिक्रिया में कोई उत्प्रेरक काम में ले लिया जाए तो इस अभिक्रिया की गति होती है वो बढ़ जाती है, यानी कि यह अभिक्रिया जल्दी ही संपन्न हो जाती है। तो ऐसा कौन सा उत्प्रेरक काम में लेते हैं, MnO2, इसको कहा जाता है
MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड। और यह मैंगनीज जो डाइऑक्साइड होता है यह यहाँ पर उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसके डालने पर यानी कि अभिक्रिया में मैंगनीज डाइऑक्साइड का उपयोग करने पर, अभिक्रिया में मैंगनीज डाइऑक्साइड को डालने पर होता क्या है, यह तापीय अपघटन हो जाता है, कम ताप पर ही संपन्न हो जाता है। यानी कि जब पहले पोटेशियम क्लोराइड को तोड़ने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन जब इसमें मैंगनीज डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है तो यह पदार्थ होता है यानी कि पोटेशियम क्लोराइड होता है वो कम ताप पर ही अपघटित हो जाता है और यह अभिक्रिया जल्दी ही संपन्न हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर जो मैंगनीज डाइऑक्साइड होता है वो किसका कार्य करता है, वो उत्प्रेरक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे जो वनस्पति तेल होता है, वनस्पति तेल, जब वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण करवाया जाता है तो वनस्पति घी यानी कि डालडा का निर्माण होता है। तो हाइड्रोजनीकरण करवा रहे हैं यानी कि हाइड्रोजन के साथ संयोग होना चाहिए। ठीक है, जब वनस्पति तेल में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो निर्माण होता है वनस्पति घी का। किसका निर्माण होता है, वनस्पति घी, जिसे डालडा भी कहा जाता है, डालडा। ठीक है, जब वनस्पति तेल में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो वनस्पति घी का निर्माण होता है और यह क्रिया जल्दी से संपन्न करने के लिए इसमें उत्प्रेरक मिला दिया जाता है, निकेल। क्या मिला दिया जाता है, निकेल मिला दिया जाता है। तो जब निकेल की उपस्थिति में यह क्रिया संपन्न होती है तो यह जल्दी से संपन्न हो जाती है यानी कि तीव्र गति से यह क्रिया संपन्न हो जाती है। तो निकेल भी किसका कार्य करता है, निकेल भी उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो मैंने आपको क्या बताया था, उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति को परिवर्तित कर देते हैं लेकिन खुद में कोई परिवर्तन नहीं होने देते हैं, तो वे पदार्थ कहलाते हैं उत्प्रेरक। तो इन उत्प्रेरकों की गति के आधार पर एवं इनकी भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरकों को कई भागों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले हम इनका विभाजन देखते हैं यानी कि उत्प्रेरक के प्रकार देखते हैं। तो पहला जो हम केस पढ़ते हैं उत्प्रेरकों का प्रकार में इनकी भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक, ठीक है, यानी कि इनकी जो फिजिकल सिचुएशन के आधार पर, फिजिकल स्टेज के आधार पर हम पढ़ने वाले हैं उत्प्रेरक को। ठीक है, ये मैं रफ कर देता हूं और अपन इनके बारे में आगे पढ़ते हैं। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं कि भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक, ठीक है, किसके आधार पर, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर हम देखते हैं कि उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है समांगी उत्प्रेरक, ठीक है, और यह क्रिया कहलाती है समांगी उत्प्रेरण, उत्प्रेरण। ठीक है, और जो दूसरा हम पढ़ने वाले हैं वो है विषमांगी उत्प्रेरक और यह क्रिया कहलाती है विषमांगी उत्प्रेरण। ठीक है, अब होता क्या है इनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं समांगी उत्प्रेरक या फिर समांगी उत्प्रेरण होता क्या है। ओके, चलो देखिए, जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसमें, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन भाग लेते हैं, अभिकारक, ठीक है, उत्प्रेरक एवं उत्पाद, ठीक है, उत्पाद, इनकी भौतिक अवस्थाएं समान होती हैं, भौतिक अवस्था समान होती हैं, समान होती हैं। ठीक है, तो ये जो उत्प्रेरक होते हैं वो कहलाते हैं समांगी उत्प्रेरक। कैसे कहलाते हैं, समांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं और यह क्रिया समांगी उत्प्रेरण कहलाती है। ठीक है, अब आपको यह लग रहा होगा कि भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, मैंने आपको बता रखा था। किसी भी पदार्थ की भौतिक अवस्था तीन होती हैं, ठोस, द्रव
और गैस, ठीक है। ठोस को हम लिखते हैं एस से सॉलिड, द्रव को लिखते हैं लिक्विड और गैस को हम लिखते हैं जी, यानी कि गैस, ठीक है। तो भौतिक अवस्थाएं क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, किसकी, अभिकारक की, उत्प्रेरक की और उत्पादों की। यदि इन तीनों की भौतिक अवस्थाएं यदि समान मिलती हैं तो ये उत्प्रेरक कहलाता है समांगी उत्प्रेरक और यह क्रिया कहलाती है समांगी उत्प्रेरण, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके, जैसे RCOOR, ये आपको याद रखना है कि RCOOR क्या होता है, यह एस्टर होता है। क्या होता है, एस्टर, यानी कि R की जगह पर ये क्या होता है, R एल्किल समूह होता है। क्या होता है, एल्किल समूह, मैंने आपको पहले बता रखा है। इसकी जगह पर यदि CH3 आ जाता है तो इसकी जगह पर भी क्या आएगा, CH3 आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेथिल, ठीक है, क्या हो गया, मेथिल। और एस्टर COOR यानी कि इसको कहा जाएगा एसीटेट। क्या कहा जाएगा, एसीटेट, ठीक है। तो इसकी मैं आपको एक रिएक्शन बताता हूं, ये समझाने के लिए बता दिया था मैंने आपको, ओके। तो जब मेथिल एसीटेट को उसके जलीय विलयन में घोला जाता है, यानी कि मेथिल एसीटेट क्या होता है, खुद एक लिक्विड होता है, ठीक है। जब इसकी क्रिया जब किसके साथ करवानी है, जल के साथ करवाई जाती है तो निर्माण होता है एसिटिक अम्ल का, एसिटिक अम्ल, और साथ में मेथेनॉल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, मेथेनॉल या फिर मेथिल एल्कोहल, इसको कहा जाता है मेथिल एल्कोहल, ओके, ठीक है। ये अब क्रिया हम करवा के देखते हैं। मेथिल एसीटेट का मैंने आपको फॉर्मूला अभी बताया था, CH3COOCH3। इसकी क्रिया किससे करवानी है, जल से करवानी है, ठीक है। और बनता क्या है, ये मिटा देता हूं चलो यहाँ पर, ठीक है। बनता है यहाँ पर आगे जाके एसिटिक अम्ल, यानी कि CH3COOH, क्या बन गया, एसिटिक अम्ल बन गया। और इसके साथ बनता है मेथिल एल्कोहल, यानी कि CH3OH बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर उत्प्रेरक कौन सा काम में लिया गया है, यहाँ पर उत्प्रेरक है HCl। क्या है, HCl, ये क्या है, उत्प्रेरक है, ठीक है। यदि यहाँ पे HCl उत्प्रेरक को काम में लिया गया है तो यह उत्प्रेरक समांगी कब होगा, जब इसके अभिकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्थाएं भी समान होनी चाहिए। HCl की भौतिक अवस्था है लिक्विड के रूप में, लेकिन HCl क्या है, एक जलीय विलयन है, तो यहाँ पर लिक्विड नहीं लिखा जाता है। यहाँ पर क्या लिखते हैं हमको, जलीय विलयन के रूप में, मैंने आपको बताया था AQ लिखते हैं, कि एक्वा के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। वैसे क्या है, इसकी जो प्रॉपर्टी फेज होती है वो लिक्विड ही होती है। कैसी होती है, लिक्विड होती है, यानी कि जलीय विलयन की कैसी होगी, लिक्विड तो होगी, लेकिन यहाँ पर हम AQ दर्शाते हैं क्योंकि एक्वा के रूप में, यानी कि जल की प्रॉपर्टी क्या होती है, जल का जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं एक्वा करते हैं जलीय विलयन को, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हम AQ से इसको दर्शाते हैं, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर क्या हुआ, मेथिल एसीटेट होता है, ये लिक्विड के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, लिक्विड के रूप में होता है। जल अपने आप में खुद एक लिक्विड हो गया। HCl का जलीय विलयन होता है तो AQ लिख दो या फिर लिक्विड लिख दो, L लिख दो, एक ही बात है। जो मेथिल एल्कोहल होता है ये वाला, ये भी खुद एक लिक्विड के रूप में होता है। या फिर इसके जलीय विलयन की बात करें तो यहाँ पर भी AQ लिख दो, या फिर इसको लिक्विड भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। यहाँ पर भी हम लिक्विड लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन मिलता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी AQ लिख सकते हैं, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, लिक्विड लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, एक ही बात होती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर भी भौतिक प्रॉपर्टी क्या है, लिक्विड है। जल की भी क्या है, लिक्विड है, ठीक है। HCl भी क्या है, लिक्विड है। और यहाँ पर एसिटिक अम्ल भी क्या है, लिक्विड है। और इसी के साथ मेथिल एल्कोहल भी क्या है, लिक्विड है, ठीक है। तो यानी कि जो सभी उत्पाद, यानी ये सभी उत्पाद, सभी अभिकारक और उत्प्रेरक, ये तीनों की जो भौतिक प्रॉपर्टी होती है, भौतिक अवस्था होती है, वो एक जैसी रहती है, समान होती है। इसी कारण यह जो उत्प्रेरक होता है HCl, ये समांगी उत्प्रेरक कहलाता है। कैसा कहलाता है, समांगी उत्प्रेरक कहलाता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। और यह क्रिया समांगी उत्प्रेरण कहलाती है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। जब सल्फर डाइऑक्साइड, किसकी क्रिया, जब सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया जब ऑक्सीजन के साथ करवाई जाती है, ठीक है, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण होता है। 2 और 2 4, यहाँ पर बात बनेगी नहीं, यहाँ पर 2 लिख देंगे, 3 दूनी 6 और 2 और 2, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन, यहाँ पर कितने हो गए, 6 ऑक्सीजन। यहाँ पर 2 सल्फर है, यहाँ पर कितने हो गए, 2 सल्फर है। तो ये अभिक्रिया संतुलित हो गई, ये अभिक्रिया संतुलित। एक इसकी हम भौतिक अवस्था देखते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस होती है
ऑक्सीजन भी गैस होती है और सल्फर डाइऑक्साइड भी क्या होती है, गैस होती है। यहाँ पर जो उत्प्रेरक काम में लिया जाता है वो होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये भी क्या एक गैस होती है, ठीक है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो उत्प्रेरक काम में लिया गया है, यहाँ पर अभिकारक की भौतिक अवस्था समान है, उत्पादों की भौतिक अवस्था समान है और उसी के हिसाब से ही जो उत्प्रेरक काम में लिया है उसकी भौतिक अवस्था भी इनकी ही समान है, यानी कि सभी कैसे हैं, गैस हैं। इसी कारण यह अभिक्रिया में काम में आने वाला जो उत्प्रेरक है वो कैसा होगा, समांगी प्रकार का उत्प्रेरक होगा और यह क्रिया समांगी उत्प्रेरण कहलाएगी, ठीक है। ये तो गया समांगी उत्प्रेरक। अब हम बात करते हैं विषमांगी उत्प्रेरक की। तो आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, एक मेन पॉइंट ये याद रखना है, समांगी उत्प्रेरण में हमने क्या बताया था कि इन सभी की भौतिक अवस्थाएं समान होनी चाहिए। यदि विषमांगी उत्प्रेरण में किसी एक की भी भौतिक अवस्था यदि बदल जाती है, यानी कि अभिकारक गैस है, ठीक है, उत्पाद किस रूप में बन गए, गैस रूप में बन गए, लेकिन जो उत्प्रेरक काम में लिया गया है वो ठोस है, सॉलिड है, तो भी कैसा होगा, विषमांगी उत्प्रेरक होगा। यदि अभिकारक कैसा है, गैस है, उत्पाद बनता है वो लिक्विड बनता है, ठीक है, और यहाँ पर जो उत्प्रेरक काम में लिया गया है वो ठोस है, सॉलिड है, तो भी कैसा होगा, विषमांगी उत्प्रेरक होगा। विषमांगी उत्प्रेरण एक क्रिया कहलाएगी, ठीक है। इसके एग्जाम्पल मैं क्या बताता हूँ, एक काम करता हूँ, ये रफ करके एक बार आपको बता ही देता हूं, ओके। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, विषमांगी उत्प्रेरक, ठीक है, विषमांगी उत्प्रेरक। तो ऐसे उत्प्रेरक जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक उत्पाद एवं उत्प्रेरक की जो भौतिक अवस्था है, भौतिक अवस्था समान नहीं हो, समान नहीं हो, ठीक है। मैंने क्या लिखा है कि समान नहीं हो, तो वो उत्प्रेरक कहलाएगा विषमांगी उत्प्रेरक और यह क्रिया कहलाएगी विषमांगी उत्प्रेरण, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको अभी एक एग्जाम्पल बताया था, जब वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण करवाया जाता है तो वनस्पति घी का निर्माण होता है, वनस्पति घी का यानी डालडा का निर्माण होता है। तो वनस्पति तेल की जो भौतिक अवस्था होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, ये रहता है लिक्विड में, ठीक है, कैसा है, तेल है, ठीक है। हाइड्रोजन क्या है, एक गैस होती है, और वनस्पति घी जो सॉलिड बनता है। देख लीजिए मैंने आपको क्या बताया कि अभिकारक, ठीक है, और इसके साथ साथ वनस्पति घी क्या है, उत्पाद, और उत्प्रेरक यहां पर होता है निकेल। ये किस रूप में रहता है, ये भी सॉलिड होता है, किस रूप में रहता है, ये भी सॉलिड होता है, इनकी ठोस होता है। तो देख लीजिए ये यहां पर विषमांगी है, कैसा है, विषमांगी उत्प्रेरक है। क्यों है, देख लीजिए, अभिकारक है वो कैसे, लिक्विड भी है, गैस भी है, ठीक है। उत्पाद कैसे बने, सॉलिड बने, उत्प्रेरक कैसा है, सॉलिड है। तो यहां पर क्या है, जो सभी की जो प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो समान नहीं है, यानी कि सभी अभिकारक कैसे हैं, समान नहीं है, क्योंकि एक लिक्विड है, एक गैस है, ठीक है। इससे बनने वाला उत्पाद भी इनसे समान नहीं है कि वो कैसा है, वो सॉलिड बनता है। तो इसी कारण जो निकेल यहाँ पर उत्प्रेरक काम में लिया जाता है, उसकी खुद की जो प्रॉपर्टी होती है वो सॉलिड होती है। तो ये क्या होती है, ये एक जैसे नहीं होती, यानी कि इनकी सभी की फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक अवस्था समान नहीं होती। इसी कारण निकेल को क्या कहा जाता है, विषमांगी उत्प्रेरक कहा जाता है, और यह क्रिया कहलाती है विषमांगी उत्प्रेरण कहलाती है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, जब नाइट्रोजन की क्रिया हाइड्रोजन के साथ करवाई जाती है तो अमोनिया गैस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, अमोनिया गैस का निर्माण होता है। तो क्या ये संतुलित है, N2 यहाँ पर 3H2 + 2NH3, अब ये संतुलित अभिक्रिया बन जाती है। नाइट्रोजन क्या है, गैस के रूप में रहती है, ठीक है, हाइड्रोजन भी एक गैस है, अमोनिया का निर्माण होता है, ये भी क्या एक गैस है। ये कौन सी गैस है, अमोनिया, कौन सी गैस है, अमोनिया गैस है। लेकिन यहाँ पर जो उत्प्रेरक काम में लिया जाता है वो काम में लिया जाता है आयरन। कौन सा उत्प्रेरक काम में लिया जाता है, आयरन उत्प्रेरक काम में लिया जाता है। वो कैसा होता है, वो सॉलिड होता है, वो कैसा होता है, सॉलिड होता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए उत्प्रेरक कैसा हो गया, सॉलिड हो गया। ये कैसे हैं, सारे गैस हैं, लेकिन इनसे कैसा है ये उत्प्रेरक, वो अलग है, अलग इसकी भौतिक अवस्था है। इसी कारण यह उत्प्रेरक कैसा होगा, विषमांगी प्रकार का होगा। कैसा होगा, विषमांगी प्रकार का होगा, ठीक है। तो ये हो गया भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरकों का प्रकार। अब हम देखते हैं क्रियाओं के आधार पर उत्प्रेरक का प्रकार, तो वो हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। ओके, आज की क्लास अपन यही खत्म करते हैं। कल की क्लास में आपका ये चैप्टर नंबर 6 पूरा कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आपका एक टॉपिक बचा उत्प्रेरक जो हमने स्टार्ट कर दिया है, उसका आधा पार्ट मैं आपको कल पढ़ा दूंगा, ठीक है।
अच्छे से हो जाएगा कंप्लीट, और कल की क्लास में आपका एक चैप्टर फिनिश हो जाएगा। परसों जो अपना टेस्ट लेंगे फ्राइडे को, तो फ्राइडे को टेस्ट में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 चैप्टर आपके क्लियर हो गए, तो वहां तक का मैं आपसे पूछने वाला हूं, तो आपसे पहले से तैयारी करके रख लेना है। ओके, तो ये क्लास आपको समझ में आ गई होगी। आज हमने उत्प्रेरक स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, तो कल की क्लास में ये अपन फिनिश कर लेंगे। ओके, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसके साथ साथ आपको करना क्या है, इसके साथ साथ आपको बेल आइकन भी दबा देना है, ताकि आपको चैनल से रिलेटेड हर एक नोटिफिकेशन उपलब्ध हो सके। ठीक है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि और बच्चे भी साथ में जुड़ सकें, क्योंकि अभी भी बहुत कम बच्चे देख रहे हैं, बहुत सारे जरूरतमंद बच्चों को अभी तक ये वीडियो हमारी नहीं पहुंच पाई है। तो आप कोशिश कीजिए, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और ताकि अपने दोस्तों को बताइए, वो आगे अपने दोस्तों को बताएंगे, तो इस तरह से ये सीरीज चलती रहेगी, और आगे जाके हर एक बंदे के पास एजुक्लिक है वो पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आपको यही काम करना है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और शानदार तरीके से अपने घर पर बैठ के पढ़ाई कीजिए। ओके, तो अपन मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में।